Hello everyone, once again very warm welcome to our channel. This is Barkha ma'am, your aptech guru. So my dear class 10th students, भाई AI में यदि 100 में से 100 मार्क्स लेकर आना चाहते हो, फोड़ कर आना चाहते हो अपने बोर्ड एग्जाम को, कमिंग बोर्ड एग्जाम को, तो बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पे आए हो, क्योंकि क्लास 10th IT हो, AI हो या CA हो, सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर्स अब अवेलेबल है आपकी अपनी बरखा मैम के चैनल पर 100% फ्री ऑफ कॉस्ट विथ 100% फ्री ऑफ नोट्स। जी हाँ, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिट नंबर 1, जिसको हम ऑलमोस्ट फिनिश कर चुके हैं। तो मैम फिर क्या करेंगे आज भाई, यूनिट 1 इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब ये जितने क्वेश्चंस आज मैं आपको यहाँ सॉल्व करवाने वाली हूँ, इनको बिल्कुल हल्के में मत लेना, क्योंकि आपको पता है जब मैंने कहा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, मतलब कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में एज इट इज पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। ठीक है जी, तो समझ गए बात को। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, करते हैं श्री गणेश। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्लास 10th AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ यूनिट नंबर 1। अभी देखो, जिसने यूनिट नंबर 1 के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो पूरा यूनिट मैंने समझाया हुआ है 2 पार्ट्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी प्लेलिस्ट की लिंक अवेलेबल है, कौन सी बुक से पढ़ाई करनी है, क्या लेटेस्ट सिलेबस होना है आपका, क्योंकि इस बार सिलेबस चेंज हुआ है। क्लास 10th AI का सिलेबस इस सेशन में चेंज किया गया है, पूरे 2 चैप्टर्स को बदल दिया है, 2 यूनिट्स को बदल दिया है। अब वो क्या है सिलेबस में मैंने डिटेल में समझाया है, उसी के साथ पूरे दोनों यूनिट्स के पार्ट 1 पार्ट 2 सब आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो यदि पहली बार आए हो तो बेटा प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लेना, ताकि जितने क्वेश्चन आंसर्स मैं आपको बताने वाली वो सब आपको इजीली समझ में आ सके। और इससे भी पहले एक और इंपॉर्टेंट बात ये कि बेटा इस चैप्टर के एमसीक्यूज को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, तो एमसीक्यूज का भी वीडियो अवेलेबल है। ठीक है जी, अब पहला क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप आ चुका है। अभी आपको ये चीज क्लियर है कि हम पार्ट बी के साथ में पहले स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पार्ट बी 40 मार्क्स का वेटेज रखता है। पार्ट बी से क्वेश्चंस आपके 1 नंबर 2 नंबर और 4 नंबर के बनते हैं आपकी बोर्ड एग्जाम में। तो शुरुआत से ही हम बोर्ड एग्जाम को फोकस करके चल रहे हैं। हमारा फोकस सिर्फ इतना है कि हमें 100 में से 100 मार्क्स लेकर आना है, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि AI क्लास 10th का एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपकी गिरती नैया को बचा सकता है, मतलब डूबती नैया को बचा सकता है ना। यदि आप किसी सब्जेक्ट में, किसी एक सब्जेक्ट में मार्क्स आपके डाउन हो रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट में यदि पूरे मार्क्स ले आए हो तो आपके इंक्रीज हो जाएंगे पूरे परसेंटेज, है ना जी। तो पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट साइकिल, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ AI प्रोजेक्ट साइकिल। अभी प्रोजेक्ट साइकिल, AI प्रोजेक्ट साइकिल होता क्या है और इसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो कोई भी AI मॉडल, कोई भी AI प्रोजेक्ट ऐसे ही नहीं डेवलप हो जाता है। जैसे कि हम बात कर लें चैट जीपीटी की, मेटा AI की, या फिर हम कोई भी रोबोट की बात कर लें, सोफिया रोबोट की बात कर लें, या किसी भी सॉफ्टवेयर की जो AI मॉडल बेस्ड है, तो वो प्रॉब्लम्स को डिफाइन किया जाता है। पहले ये समझा जाता है कि आखिर ये AI मॉडल बनाना क्यों है। जब तक आपको उसकी रिक्वायरमेंट समझ में नहीं आएगी, तब तक आप ऐसे किसी भी AI मॉडल को नहीं बना दोगे। भाई सेल्फ ड्राइविंग कार भी क्यों बनाई गई, ऑटोमेशन क्यों आ रहा है आजकल, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी जरूरत है, इसकी नीड है। हर कोई बंदा चाहता है कि उसकी लाइफ में कन्वीनियंसी बनी रहे, है ना जी। ऑनलाइन शॉपिंग, ऑनलाइन गेम्स एप्लीकेशन जो है जिसमें AI को इनबिल्ट किया जा रहा है, तो कुछ सोच समझ के किया जा रहा है, तो इसके पीछे एक AI प्रोजेक्ट साइकिल काम करती है। और ये जरूरी होता है कि सबसे पहले तो हम AI प्रोजेक्ट साइकिल में ये देखें कि कोई भी प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए आपको जरूरी क्या है, क्यों डिजाइन कर रहे हो, किस लिए डिजाइन कर रहे हो, ये क्या बेनिफिट आपको प्रोवाइड करने वाला है। और एक बार यदि आपने डिसाइड कर लिया है ना, तो उसके बाद में फिर आप पहली स्टेप से स्टार्ट कर देते हो AI मॉडल को बनाना। फिर हम इसमें डेटा को कलेक्ट करना शुरू करते हैं, डिजाइनिंग शुरू करते हैं, कोडिंग करना स्टार्ट करते हैं, और धीरे धीरे आपके मॉडल को कंप्लीट करते हो आप। फिर टेस्टिंग फेज में जाता है, देन डिप्लॉयमेंट फेज में जाता है ना। तो वही AI प्रोजेक्ट साइकिल की कहानी है जो हमने स्टार्टिंग से पढ़ी है। तो AI प्रोजेक्ट साइकिल रिफर्स टू अ सीरीज ऑफ स्टेप्स फॉलोड टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट सक्सेसफुली फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश। किसी भी AI प्रोजेक्ट को, किसी भी AI मॉडल को स्टार्ट से लेकर फिनिश तक कंप्लीट करने के लिए, स्टार्ट करने से लेकर फिनिश तक करने के लिए हमें कुछ AI प्रोजेक्ट साइकिल्स की जरूरत पड़ती है, कुछ स्टेप्स की जरूरत पड़ती है जो AI प्रोजेक्ट साइकिल में डिफाइन की जाती है। ये एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच आपको प्रोवाइड करता है रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। नाउ इट हेल्प्स इंश्योर क्लैरिटी, प्रॉपर प्लानिंग एंड एफिशिएंट एग्जीक्यूशन ऑफ AI प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट साइकिल तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर है मैम, है ना। पूरे चैप्टर में अच्छे से पढ़ा है, 9th में भी पढ़ा था, तो लिख कर आ जाओगे आराम से। नाउ व्हाट आर द मेन स्टेजेस इन्वॉल्वड इन AI प्रोजेक्ट साइकिल। अब AI प्रोजेक्ट साइकिल होता क्या है तो समझ लिया। अब इसमें कौन कौन सी मेन स्टेजेस हैं और हर एक स्टेज को आपको ब्रीफली बताना है। तो सबसे पहली स्टेप होती है क्या, प्रॉब्लम स्कोपिंग, कि आप कोई भी AI मॉडल बना रहे हो तो भाई क्यों बना रहे हो, व्हाई,
तो डिफाइन एंड अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम क्लियरली, जिसमें हम 4W प्रॉब्लम कैनवास का यूज करते हैं, हु, व्हाट, व्हाई एंड वेयर। अंडरस्टूड दिस थिंग। नाउ उसके बाद में डेटा एक्विजिशन, जब प्रॉब्लम डिफाइन हो गई देन वी कलेक्ट द रेलेवेंट डेटा, जो भी उस प्रॉब्लम से रिलेटेड डेटा होगा आपको वो कलेक्ट करना होता है, ताकि उसके बेसिस पर आप क्या कर सकते हो, फिर अपना मॉडल डिजाइन करना स्टार्ट कर सकते हो। अब डेटा कलेक्ट कर लिया, उस डेटा को हम एनालाइज करते हैं, जिसको कहते हैं डेटा एक्सप्लोरेशन, ठीक है, जिसमें यूजफुल पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, उस बेसिस पे मशीन को आप ट्रेन करना शुरू करते हो डेटा के बेसिस पे, जिसको कहते हैं मॉडलिंग। सो बिल्ड एंड ट्रेन मॉडल्स यूजिंग एआई एल्गोरिथम्स। कैसे आप ट्रेन करते हो, एआई एल्गोरिथम्स के थ्रू। एक बार आपका मॉडल बनके पूरा रेडी हो गया, एआई एल्गोरिथम्स कोडिंग प्रोग्रामिंग के थ्रू आपने अपना मॉडल बना दिया, उसके बाद उसको किया जाता है टेस्ट, है ना। और टेस्ट का मतलब इवैल्यूएशन इज द नेक्स्ट स्टेप, जहां पे मॉडल को टेस्ट करते हैं, उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है। डिफरेंट मेथड्स होती हैं यहाँ पर, जैसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स की कहानी में मैंने आपको बताई थी, जिसमें आपका जो एआई मॉडल है वो कितना करेक्ट काम कर रहा है, कैसा डेटा देते हो तो उसमें कैसा आउटपुट जनरेट करके दे रहा है, वो हम यहाँ पे उसकी एक्यूरेसी हम यहाँ पे चेक करते हैं, ठीक है जी। तो कुछ ऐसे 5 से 6 स्टेप्स होती है। एक स्टेप और होती है जो यहाँ नहीं लिखी है, दैट इज डिप्लॉयमेंट। अब आप सोच रहे हो कि मैम इस डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है, तो डिप्लॉयमेंट मींस व्हाट, कि एक बार यदि आपने मॉडल टेस्ट कर लिया, आपका मॉडल बिल्कुल सही साथ काम कर रहा है, तो आप उसको मार्केट में उतारते हो। कई यूजर्स होते हैं जो उसको यूज करते हैं और बदले में आपको फीडबैक देते हैं। यदि मॉडल सही है तो आप उसको सेल कर सकते हो, उसको आप जो है मार्केट में अवेलेबल करवा सकते हो, पब्लिकली अवेलेबल करवा सकते हो। फिर हर साल, हर महीने, 6 महीने में उसको मेंटेन करते रहो, मेंटेनेंस करते रहो, तो ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलती रहती है ना। तो बस ये कुछ स्टेप्स है, प्रॉब्लम स्कोपिंग, डेटा एक्विजिशन, डेटा एक्सप्लोरेशन, मॉडलिंग, इवैल्यूएशन एंड डिप्लॉयमेंट। याद रखना बेटा, इसके बिना आपका एआई का पेपर नहीं बनेगा। ये इन शॉर्ट सारी स्टेप्स यहाँ लिख दिए। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आ सकता है, 4 नंबर में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। नाउ हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम दैट कैन बी सॉल्व यूजिंग एआई। एआई की मदद से आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि किसी भी प्रॉब्लम को मैम सॉल्व किया जा सकता है। एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल। अब यहाँ बच्चे जरूरी नहीं है कि जैसा मैं यहाँ आंसर बताने वाली हूँ ना वैसा ही आंसर लिख कर आओ बेटा। इट डिपेंड्स कि हर एक बच्चा अलग अलग सोचता है ना। एआई आजकल हर जगह है, आपकी प्रॉब्लम्स अलग अलग है। ऐसा तो नहीं होता सारी दुनिया में जितने लोग हैं सबकी एक ही प्रॉब्लम होती है, ऐसा नहीं होता ना बेटा। हर एक एज ग्रुप के पर्सन है, उनकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती है। तो एआई हर एक पर्सन को कैसे हेल्प कर रहा है वो एग्जाम्पल आपको यहाँ पर लिख कर आना है, ठीक है। सो इट इज नॉट कंपल्सरी, जैसे मैंने लिखा है वैसे ही लिख कर आओ बेटा, बट यहाँ पे आप एग्जाम्पल के साथ अपने अकॉर्डिंग आंसर लिख कर आ सकते हो। नाउ एआई कैन बी सॉल्व, प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व यूजिंग एआई। इट इन्वॉल्व्स लार्ज डेटा। जब आपके पास में बल्क में डेटा होता है तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हमें एआई की जरूरत पड़ती है। इट रिक्वायर्स प्रिडिक्शन, क्लासिफिकेशन एंड पैटर्न रिकॉग्निशन। कोई भी रिपीटेटिव टास्क है, कोई भी ऑटोमेटिव टास्क है तो एआई की मदद से बहुत आसानी से हो जाती है ना जी। तो रोबोट्स वगैरह क्या होते हैं, कोई मैकेनिकल रोबोट्स होते हैं, कोई ह्यूमनॉइड रोबोट्स होते हैं, ऐसे बहुत सारे रोबोट्स होते हैं जो हमारी हेल्प ही कर रहे होते हैं, जो रियल वर्ल्ड में आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो उसको सॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे ड्रोन्स की बात करूं तो आप देखते हो एग्रीकल्चर फील्ड में ड्रोन्स वगैरह इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स के लिए यूज होते हैं, ठीक है। तो एक एक पर्सन जो फार्मर्स होते हैं उनका काम काफी हेल्पफुल कर दिया एआई ने। मेरी बात समझ में आ रही है? तो आप यहाँ पे लिखकर आ सकते हो, है ना। नाउ प्रिडिक्टिंग स्टूडेंट परफॉर्मेंस बेस्ड ऑन अटेंडेंस एंड टेस्ट स्कोर। देखो ये सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आप अपने रियल लाइफ में देखते हो। आपके पास एक ऐसा एआई बेस्ड टूल है, एक ऐसा एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो कि स्टूडेंट्स की अटेंडेंस को प्रिडिक्ट कर देता है और उसके बेसिस पर उनके जो स्कोर किए हुए मार्क्स उसको प्रिडिक्ट करता है प्रीवियस डेटा के बेसिस पर, ठीक है। वही डिटेक्टिंग फेक न्यूज फ्रॉम सोशल मीडिया पोस्ट। सोशल मीडिया पोस्ट पे फेक न्यूज को डिटेक्ट करने के लिए आपने एक एआई मॉडल बना दिया। तो देखो भाई यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स है। ऑब्स्टेकल अवॉइडिंग कार आप लिख सकते हो, ठीक है। ब्लाइंड स्टिक का एग्जांपल दे सकते हो कि कोई भी ब्लाइंड पर्सन के सामने कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो वो उसके सेंस, जो आप सेंसर्स यूज करने वाले हो एआई मॉडल में, वो सेंस ऑर्गन्स पहले से डिटेक्ट कर लेंगे कि भाई सामने कोई आया और तो एक बर्जर लगा देना, बर्जर बजेगा, बीप साउंड प्रोड्यूस होगी, तो किसी भी ब्लाइंड पर्सन को ये समझ में आएगा कि भाई उसके आसपास कोई ऑब्जेक्ट है, क्लियर। तो वो अपना रास्ता टर्न कर सकता है, लाइक इस तरीके से। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है जो आप बना सकते हो। लाइन फॉलोइंग कार होती है आजकल, तो बहुत सारे जो है एग्जाम्पल्स अवेलेबल है। जैसे स्मार्ट डस्टबिन हो गया, वो भी आप देखते हो। यदि आपके स्कूल में एटीएल लैब है तो वहां पे रोबोटिक्स से रिलेटेड, ऑटोमेशन से रिलेटेड आजकल बहुत सारे प्रोग्राम्स है जो आप डेवलप कर सकते हो, है ना जी। बस उन्हीं के एग्जांपल्स यहाँ लिखकर आना है। नाउ व्हाट इज 4W प्रॉब्लम कैनवास टूल फॉर प्रॉब्लम स्कोपिंग। एक्सप्लेन ईच ऑफ द 4Ws। अभी देखो 4W प्रॉब्लम कैनवास, ये प्रॉब्लम स्कोपिंग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रिमेंबर दिस, इसको स्टार लगा लो, इसको टिक कर लो, वॉट एवर यू वॉन्ट। ये क्वेश्चन एग्जाम में छप चुका है। 2025
25-26 में जो आपके बोर्ड एग्जाम्स होने वाले हैं उनमें ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। एआई प्रोजेक्ट साइकिल, प्रॉब्लम स्कोपिंग, इसके बिना पेपर नहीं बनेगा। एंड रिमेंबर दिस थिंग जो मैं कह रही हूं, ठीक है। चलो, तो 4W प्रॉब्लम कैनवास होता क्या है मैम? यहाँ पर 4Ws को फॉलो किया जाता है। मतलब कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, ये पता किया जाता है। कोई भी सॉफ्टवेयर आप बना रहे हो तो भाई क्या प्रॉब्लम है, क्यों बना रहे हो, पहली चीज तो ये। दूसरा व्हाई, मतलब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो एआई मॉडल बनाओगे उससे क्या बेनिफिट होना है, व्हाई यू डिजाइन दिस सॉफ्टवेयर, है ना, हाउ टू सॉल्व इट। नाउ हु, अब ये किसको बेनिफिट देने वाला है, हु आर द स्टेक होल्डर्स, हु आर द पीपल हु अफेक्टेड बाय दिस सॉफ्टवेयर, एंड वेयर, किस सिचुएशन और किस कंटेक्स्ट से रिलेटेड जो है आप इस सॉफ्टवेयर को बना रहे हो। वेयर डज द प्रॉब्लम अकर, कहां प्रॉब्लम अकर हो रही है जिसके लिए आप ये सॉफ्टवेयर बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे अभी वही बात कर लें कि जो भी आपके स्कूल में टेस्ट होते हैं उसको टेस्ट को प्रिडिक्ट करके एक ऐसा एआई मॉडल जो कि ऑटोमेटिकली परसेंटेज निकाल दे, ऑटोमेटिकली आपका स्कोर कैलकुलेट कर दे, हमने एक ऐसा एआई मॉडल डिजाइन कर लिया। अब क्या प्रॉब्लम थी कि टीचर्स को मैनुअली सारी चीजें करनी होती थी, ठीक है। हमने ये देखा था कि टीचर्स एक एक स्टूडेंट्स का जो टेस्ट स्कोर है उसको कैलकुलेट करके अटेंडेंस, परसेंटेज सब कैलकुलेट करते थे, ठीक है। तो हमने ये देखा कि यहाँ पे ये बार बार, सपोज 40 स्टूडेंट है तो 40 बार उनको कैलकुलेशन करना और कितना टाइम वेस्ट होगा, मैन्युअली गलतियां भी हो सकती है। तो हमने यहाँ एक ऐसा एआई मॉडल बना दिया है जो ऑटोमेटिकली सारे बच्चों के जो अटेंडेंस रिकॉर्ड है उनकी अटेंडेंस परसेंटेज निकाल देगा, उनका टोटल करके स्कोर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे देगा। तो दिस इज द प्रॉब्लम दैट वी आइडेंटिफाई। तो व्हाट इज द प्रॉब्लम, ओके, ये समझ में आया। एंड व्हाई वी डिजाइन इट, तो हम इसको क्यों डिजाइन कर रहे हैं, टीचर्स के काम को ऑटोमेट करने के लिए, है ना। नाउ इससे क्या होगा, उनका टाइम बचेगा और उनके जो काम है वो इजीली हो जाएंगे। और हु आर द पीपल हु अफेक्टेड, तो टीचर्स एंड स्टूडेंट्स, आप ऐसे कह सकते हो, ठीक है। नाउ वेयर डज द प्रॉब्लम अकर, इन स्कूल ऑर्गेनाइजेशन द प्रॉब्लम इज अकर्ड। तो ऐसे आपको 4W प्रॉब्लम कैनवास बना के आना होगा। ओके जी, तो ये लिखकर आ जाओगे ना आसानी से। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी एग्जांपल देकर भी लिखने को आ सकता है, कोई कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन भी इस पर बेसिस पर आ सकता है। अभी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस क्या है वो आगे सॉल्व करेंगे, है ना। नाउ एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा एक्सप्लोरेशन इन एआई प्रोजेक्ट। एआई प्रोजेक्ट में डेटा एक्सप्लोरेशन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो डेटा एक्सप्लोरेशन में बेटा हम डेटा एल्गोरिदम्स के बेसिस पर मॉडल डिजाइन करते हैं, एआई मॉडल को ट्रेन कर रहे होते हैं, डेटा कलेक्ट करके पैटर्न्स को आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं डेटा एक्सप्लोरेशन में, ठीक है। यहाँ पर जो भी डेटा आपने कलेक्ट किया है उस डेटा को आप समझते हो द स्ट्रक्चर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा, कि डेटा को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, यदि कोई इनकरेक्ट वैल्यू होती है, कोई मिसिंग वैल्यू होती है तो उसको आइडेंटिफाई करते हो। सिलेक्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स फॉर मॉडल ट्रेनिंग, मॉडल को ट्रेन करने के लिए, मॉडलिंग वाले स्टेप में ट्रेन करने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट फीचर्स है उसको सिलेक्ट करते हो। एंड एक्यूरेसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ एआई मॉडल्स को इंप्रूव किया जा सकता है जब आप यहां डेटा एक्सप्लोरेशन करते हो। देखो सिंपल सी बात है, पहला होता है प्रॉब्लम स्कोपिंग, एक बार प्रॉब्लम पता कर ली ना कि किस वजह से आप सॉफ्टवेयर डिजाइन कर रहे हो, तो दूसरी चीज होती है डेटा कलेक्शन। एक ही एग्जांपल लेकर चलूंगी। देखो अटेंडेंस रिकॉर्ड के लिए हमें एक ऑटोमेशन टूल बनाना है, एक ऐसा एआई मॉडल बनाना है जो कि बेसिकली अटेंडेंस को ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे दे, स्टूडेंट्स का जो टेस्ट स्कोर है उसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करके दे दे, ठीक है। तो अब इसके लिए आपको डेटा क्या कलेक्ट करना होगा भाई, हर क्लास का जितनी क्लासेस है स्कूल में फर्स्ट से लेकर 12th तक हर क्लास का डेटा कलेक्ट करना होगा। एक बार डेटा कलेक्ट कर लिया तो फिर उसको आप एनालाइज करोगे, भाई फर्स्ट क्लास का डेटा ये सारा है, सेकंड का ये है, कहीं कोई स्टूडेंट रिपीट तो नहीं हो रहा, कहीं किसी स्टूडेंट के टेस्ट मार्क्स से अटेंडेंस मिसिंग तो नहीं है। तो ये डेटा एक्सप्लोरेशन में आता है कि डेटा कलेक्ट होने के बाद वी विल चेक कि ये डेटा जब आप मशीन को दोगे, जब मशीन उसको कैलकुलेट करेगी, जब मशीन उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करेगी, तो मशीन के पास में एक्यूरेट डेटा जाना चाहिए। समझ में आ गई बात। यदि मशीन के पास में रॉन्ग डेटा जाएगा या मिसिंग डेटा जाएगा तो भाई एआई मॉडल आपका रॉन्ग एजम्पशन देगा, रॉन्ग आउटपुट देगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है। वो कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी, तो जैसा मशीन में डेटा दोगे ना वैसा ही काम होगा। तो डेटा एक्सप्लोरेशन में डेटा को चेक किया जाता है। ओके, आई बात समझ में। बिफोर इंसर्टिंग इनटू द मेमोरी एआई मॉडल, नाउ एक्सप्लेन व्हाट डेटा फीचर्स आर एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मशीन लर्निंग। बहुत ध्यान से समझना क्वेश्चंस। व्हाई डेटा फीचर्स आर एंड व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। डेटा फीचर्स होते क्या है और ये क्यों इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग के कॉन्टेक्स्ट में। अब भी एग्जांपल के साथ में समझाया मैंने कि जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा डेटा दोगे मशीन वैसे सीखेगी। भाई आप KG1 KG2 में थे, आज आप 10th क्लास में आ चुके हो, तो जैसा जैसा आपको बचपन से सिखाया गया वैसे ही आज आप अपने आप को प्रूफ कर पा रहे हो। यदि आपको अल्फाबेट्स नहीं सिखाए जाते, यदि आपको वर्ड सेंटेंसेस बनाना नहीं सिखाया जाता तो क्या कर पाते। और यदि ये सारी चीजें किसी ना किसी तरीके से गलत तरीके से सिखाई जाती
तो सब गलत ही करते हैं। यदि आपको कोई रूल सही नहीं पता होते तो नहीं कर पाते। समझ में आई बात? तो जैसे हम एक किड्स को रेडी करते हैं, लर्न करते हैं, उसके नॉलेज को बिल्डअप करते हैं धीरे धीरे, बिल्कुल वैसी मशीन को भी सही डेटा के साथ में ट्रेन किया जाता है। यदि मशीन को गलत डेटा दोगे तो वो गलत आउटपुट जनरेट करेगा। दैट्स वाई मशीन लर्निंग में डेटा फीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। पूरा खेल एआई मॉडल का डेटा पर ही होता है। सो डेटा फीचर आर इंडिविजुअल मेजरेबल प्रॉपर्टीज एंड वेरिएबल्स ऑफ डेटा लाइक एज, जेंडर, सैलरी। ओके, आई बात समझ में? दे आर इंपॉर्टेंट बिकॉज दे आर द इनपुट यूज्ड बाय मशीन लर्निंग models and better features help the model learn effectively and give accurate results। यदि आप चाहते हो कि मशीन से आपको accurate result मिले और effectively मशीन आपकी सारी चीजों को सीख जाए तो उसके लिए आपको अच्छे फीचर्स वाला डेटा प्रोवाइड करना होगा। मतलब कि जो डेटा दोगे वो करेक्ट होना चाहिए, एनालाइज होना चाहिए, ट्रेंड डेटा आपको प्रोवाइड करना होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शॉर्ट आंसर टाइप पर ही है हम। व्हाट इज द मॉडलिंग इन एआई? अभी हमने डेटा एक्सप्लोरेशन देखा, अब डेटा मॉडलिंग क्या होता है। तो एक बार जब आपने ट्रेंड डेटा मशीन को प्रोवाइड किया तो यहां पर जो मशीन है वो क्या करती है, अब एल्गोरिदम्स का यूज करती है और मशीन को रेडी करती है कि भाई प्रिडिक्शन लेकर वो आउटपुट जनरेट करे। तो एक्चुअल जो कहानी है वो ये मॉडलिंग में ही होती है। ठीक है जी, एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन रूल बेस्ड एंड लर्निंग बेस्ड मॉडलिंग। यहां पर मशीन दो टेक्निक्स का, दो डिफरेंट टाइप की लर्निंग टेक्निक्स का यूज करती है जिन्हें कहते हैं आप रूल बेस्ड और लर्निंग बेस्ड। दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। रूल बेस्ड और लर्निंग बेस्ड जो मॉडलिंग होता है, जो ये लर्निंग मेथड्स होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका डिफरेंस भी एग्जाम में आता है। सो बी रेडी फॉर दैट, फॉर दिस। ओके, नाउ मॉडलिंग इज द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एन एआई सिस्टम दैट कैन लर्न फ्रॉम डेटा एंड मेक डिसीजंस और प्रेडिक्शंस। आप एआई मॉडल में कैसा डेटा दे रहे हो उसके बेसिस पर प्रेडिक्शन लेना, उसके बेसिस पर आंसर जनरेट करना, ये पूरी टेक्निक कहलाती है आपकी एआई मॉडलिंग, जिसमें रूल बेस्ड मॉडलिंग होती है और लर्निंग बेस्ड मॉडलिंग होती है। अभी देखो रूल बेस्ड मॉडलिंग क्या होता है। रूल बेस्ड मॉडलिंग में बेसिकली हम मशीन में इनपुट आउटपुट दोनों दे देते हैं और मशीन उसके बेसिस पे आउटपुट जनरेट कर देती है और वो हमेशा सही होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर मैंने एक एआई मॉडल बनाया हुआ है, दिस इज आर एआई मॉडल। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ इमेजेस दी। सपोज मैंने कोई कैट की इमेज दी और उस पर लेबल लगा दिया। कैट की इमेज पर मैंने क्या किया, यहाँ पर लेबल लगा दिया है। ठीक है, सपोज ये कैट की इमेज है और यहाँ लेबल लगा के दे दिया कि ये कैट इमेज है। ओके, फिर मैंने कोई डॉग की इमेज दी, उस पर भी लेबल लगा के दे दिया कि एक डॉग की इमेज दी है। अब जब यूजर इस मशीन में कैट और डॉग से रिलेटेड जो भी इमेजेस देगा तो मशीन के पास में पहले से लेबल होगा। मशीन उसको उसके लेबल से पहचानेगी कि भाई ये पिक्चर कैट की है, ये पिक्चर डॉग की है। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर आप इनपुट के साथ में ही आउटपुट भी दे रहे हो, तो ये कहलाता है रूल बेस्ड, जिसमें आप लेबल के साथ में डेटा दे देते हो। ठीक है, सो यहाँ पे कुछ रूल्स होते हैं जो फिक्स्ड होते हैं। अभी मैंने यहाँ फिक्स्ड रूल के साथ में डेटा एंटर कर दिया। अब लर्निंग बेस्ड मॉडलिंग में ऐसा नहीं होता है, आप इनपुट देते हो लेकिन उस इनपुट में बिना लेबल के डेटा देते हो और यहाँ पे मशीन लर्निंग बेस्ड में खुद से सीखती है, खुद से रिकॉग्नाइज करती है कि भाई यदि आपने 10 एनिमल्स की इमेज दी हुई है तो मशीन के पास पहले का जो डेटा पड़ा होगा उसके बेसिस पे मशीन क्या करेगी, पैटर्न्स को डिसाइड करेगी। कैट की इमेजेस को वो रिकॉग्नाइज करेगी कि भाई कैट का स्मॉल साइज होता है। ठीक है, और वहीं फिर डॉग की इमेजेस को रिकॉग्नाइज करेगी, थोड़ा लार्ज इन साइज होता है, उसका टेक्सचर, फीचर्स क्या होते हैं, उस बेसिस पर कलर, साइज, शेप, इस बेसिस पर पैटर्न्स डिसाइड करेगी और फिर आपको आउटपुट जनरेट करके देगी। समझ में आया? तो मशीन यहाँ पर क्या हो रही है, लर्न करना सीख रही है। किसके बेसिस पर? प्रेडिक्शंस के बेसिस पर। ओके, सो इट यूजेस डेटा एंड ट्रेन मॉडल दैट कैन लर्न एंड इंप्रूव देयर ओन लाइक इन मशीन लर्निंग। ओके जी, तो बात समझ में आ गई अच्छे से, डिफरेंस लिखकर आ सकते हो। नाउ व्हाई इज इवैल्यूएशन इंपॉर्टेंट इन एआई? अभी एआई में मॉडलिंग के बाद आता है एक फेज जिसको कहते हैं टेस्टिंग। तो ये इवैल्यूएशन, ये टेस्टिंग फेज क्यों जरूरी होता है ना? नाउ एक्सप्लेन द डिफरेंट मैट्रिक्स यूज्ड फॉर इवैल्यूएशन इन एआई। अब इवैल्यूएशन के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जा सकती है और इवैल्यूएशन जरूरी क्यों है? सुनो, सिंपल सी बात है, आप एग्जाम देते हो, क्यों होती है एग्जाम? भाई सिंपल सी बात है ना, 10th में पास करना है आपको एग्जाम, तब आप 11th में जा पाओगे और पास करने के लिए आपको चेक किया जाता है, आपका टेस्ट लिया जाता है, आपकी एग्जाम ली जाती है कि भाई ये इस बच्चे ने साल भर कितनी पढ़ाई करी है। साल भर आपको ट्रेन किया गया, पूरी 10th में 2025 की शुरुआत हो चुकी है ना? अब आपको पूरा साल भर धीरे धीरे आपके दिमाग में 10th से रिलेटेड जितने सब्जेक्ट है उसका डेटा फीड किया जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करोगे, उस डेटा के बेसिस पर खुद को
खुद को डेवलप करोगे, ठीक है। मतलब अब आप हर एक एक सब्जेक्ट के बारे में चीजें याद करना शुरू करोगे, समझना शुरू करोगे, फिर एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो उसके बेसिस पे आप आंसर कर पाओगे। अभी मैं क्या कर रही हूं, मैं यहाँ पर आपको यूनिट 1 के वो सारे क्वेश्चन आंसर समझा रही हूँ। यूनिट 1 इतने अच्छे से समझा दिया है कि अब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो एग्जाम में आप रेडी हो, है ना। सो आप कैसा भी क्वेश्चन आएगा तो उसको अटेम्प्ट करके आओगे, ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे, क्योंकि इतना तो पढ़ लिया मैम। अंडरस्टैंड दिस थिंग। तो यहाँ पे आपको इवैल्यूएट किया जाएगा, आपको चेक किया जाएगा कि भाई आपने इतने पूरा साल भर जो पढ़ाई की है उसके बेसिस पे आप एक्यूरेट आंसर रिटर्न कर पा रहे हो या नहीं। आपका जो इवैल्यूएशन के बाद परसेंटेज जो मार्क्स आ रहा है, जो आपका एग्जाम स्टेटस आ रहा है, वो पास या फेल आ रहा है या नहीं, ये चेक किया जाता है। वैसे ही मशीन को भी जब आप डेवलप करते हो तो आपने जितना डेटा उसमें दिया हुआ है, जितने मेहनत से उसको ट्रेन किया, एल्गोरिथम्स वगैरह अप्लाई किया, अब बारी मशीन की होती है कि भाई मशीन एक्चुअल में वैसा ही आउटपुट दे रही है या नहीं जैसा हमने सोचा है, जैसे हमने मशीन को ट्रेन किया है। तो इसीलिए इवैल्यूएशन जरूरी होता है। समझ में आ गई बात। अब इसको चेक करने के लिए, अभी देखो आपको चेक करने के लिए तो एग्जाम ले लेंगे भाई, बोर्ड एग्जाम्स हो जाएंगी मैम, और उसके बेसिस पे पता चल जाएगा कि पूरे साल 10th में क्या किया, पढ़ाई की या नहीं की। बट मशीन को कैसे चेक करोगे, तो मशीन को चेक करने के लिए यहाँ पर कुछ टेक्निक्स होती है, जैसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स इवैल्यूएशन का एक टेक्निक होता है ना। सो इवैल्यूएशन हेल्प्स इन चेकिंग हाउ वेल द एआई मॉडल इज परफॉर्मिंग, एआई मॉडल की क्या परफॉर्मेंस है, हाउ एक्यूरेट इट रिटर्न्स द रिजल्ट, ठीक है जी। नाउ कॉमन इवैल्यूएशन मैट्रिसेस आर एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल एंड F1 स्कोर। जो कंफ्यूजन मैट्रिक्स मात्र नाम की एक मेथड है जिसमें हम इन चारों को कैलकुलेट करते हैं। एक्यूरेसी का मतलब कितना करेक्ट आंसर आपकी जो मशीन है वो रिटर्न कर रही है। प्रिसीजन मतलब यहाँ पर जो प्रिडिक्ट किया मशीन ने वो एक्चुअल में कितना पॉजिटिवली करेक्ट किया है, मतलब प्रिसीजन समझते हो। जैसे मैंने बोला आपके 98% बन गए, ठीक है, अब मैं बोल रही हूँ आपके परसेंटेज बने 98.86, तो ये प्रिसीजन के साथ कितना एक्यूरेट, ये टू मच एक्यूरेट आपका आंसर होगा, ठीक है। और ये सिर्फ 98% बोल दूंगी तो ठीक है, दिस इज एक्यूरेसी ओनली। बट ये प्रिसीजन के साथ आप एक्यूरेट बता रहे हो कि कितना पॉजिटिवली आप अपने परसेंटेज को डिफाइन कर पा रहे हो। बिल्कुल वैसे ही होता है कि मशीन को जब आप इवैल्यूएट करते हो तो वो कितना सही आंसर दे रही है और कितना डीपली वो सही आंसर दे रही है, कितना सही प्रिडिक्ट कर पा रही है, पॉजिटिवली कितना सही आंसर दे पा रही है। नाउ रिकॉल हाउ मेनी एक्चुअल पॉजिटिवली वाज करेक्टेड प्रिडिक्टेड। अब जो मशीन ने प्रिडिक्ट किए हुए हैं उसमें कितने सही हैं वो कैलकुलेट करने के लिए हम एक्चुअल कैलकुलेट करने के लिए रिकॉल करते हैं, मतलब फिर से कैलकुलेट करते हैं। एंड F1 स्कोर क्या कहलाता है, इन दोनों के बीच में बैलेंस, प्रिसीजन और रिकॉल के बीच में जो बैलेंस होता है वो F1 स्कोर कहलाता है। अभी ये सब हम इवैल्यूएशन वाली यूनिट में डिटेल में पढ़ेंगे। नहीं समझ में आ रहा है तो बिल्कुल पैनिक मत हो, इन सभी के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाऊंगी आपको एकदम हीरो बनाने वाला मेरा काम है। आपको ये अच्छे से पता है कि यदि मेरे से पढ़ रहे हो तो बेटा एग्जाम में 100 मार्क्स कहीं नहीं गए, आपके हाथ में है, बस करना क्या है, मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना है ना। चलो अब आगे कुछ लॉन्ग आंसर्स पर, तो शॉर्ट आंसर्स यहाँ खत्म करते हैं। 8 शॉर्ट आंसर्स ऐसे बताए हैं जो 8 की 8 इंपॉर्टेंट है, छप चुके हैं आपके पेपर में, चाहे फिर वो यूनिट टेस्ट हो, चाहे फॉर्मेटिव टेस्ट हो, चाहे टर्म 1 पेपर हो, चाहे फाइनल एग्जाम हो, ठीक है जी। अभी लॉन्ग आंसर्स जो बताने वाली हो ये 4 नंबर का वेटेज रखते हैं बोर्ड एग्जाम में और एज इट इज आते हैं। पहला दिया हुआ डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्वड इन डेटा एक्विजिशन। अभी डेटा एक्विजिशन का मतलब क्या हुआ, जो आप प्रॉब्लम स्कोपिंग के बाद में डेटा को कलेक्ट करते हो ना उसको डेटा एक्विजिशन कहा जाता है। यूजिंग द एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम एज एन एग्जांपल, देखो भाई इसको कहेंगे आप कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। वाई, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया कि एक एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है, उसमें उस एआई प्रोजेक्ट में डेटा एक्विजिशन की क्या स्टेप्स होंगी, तो आपको बहुत सोच समझ के इसका आंसर लिखना है। डेटा एक्विजिशन मतलब प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग रेलिवेंट डेटा, जो भी रेलिवेंट डेटा आप कलेक्ट करना चाहते हो अपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड, प्रॉब्लम से रिलेटेड, वो कलेक्ट करना कहलाता है बेसिकली डेटा एक्विजिशन, डेटा कलेक्शन। अब यहाँ पे आपको जो भी सोर्स चाहिए जहां जहां से आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, कैमरास के थ्रू, सेंसर्स के थ्रू, क्वेश्चनर्स के थ्रू, इंटरव्यूज के थ्रू आप डेटा को कलेक्ट कर सकते हो। तो एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जो सोर्स आपके स्मार्ट मीटर्स हो सकते हैं, सेंसर्स हो सकते हैं, वेदर फोरकास्ट हो सकते हैं, कोई बिलिंग सिस्टम्स हो सकते हैं, जहां से आप डेटा सोर्स को, डेटा इन सारे सोर्सेस के थ्रू डेटा को आइडेंटिफाई कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। दूसरा, डेटा कलेक्ट करने के लिए IoT सेंसर्स, क्लाउड स्टोरेज, APIs, जहां पे डेटा को स्टोर कर सकते हो कलेक्ट करके। नाउ अब जो स्टोर किया हुआ डेटा है, जो आइडेंटिफाई किया हुआ डेटा, उसको क्या करना है, हमें इंटीग्रेट करना है। सो कंबाइन डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इनटू सिंगल डेटा सोर्स। सपोज कि आपने स्नैपचैट से डेटा उठाया, फेसबुक से डेटा उठाया, इंस्टाग्राम से डेटा उठाया, तो अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, तो इसको एक सिंगल डेटा सेट में स्टोर करना, ये कहलाता है आपका डेटा इंटीग्रेशन,
ओके जी, तो बात समझ में आ गई अच्छे से। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज डेटा वैलिडेशन। अब एक बार डेटा को कलेक्ट कर लिया तो उसको चेक किया जाता है कि भाई सही डेटा भी कलेक्ट किया है कि नहीं, कितना कंसिस्टेंट है और कितना एफिशिएंट डेटा, कितना करेक्ट डेटा आपने लिया हुआ है, उसमें कोई मिसिंग वैल्यूज तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि कहीं कुछ ब्लैंक हो तो आपको मिसिंग वैल्यूज मिलेगी, उसको सॉर्ट आउट करना। फिर लास्ट में डेटा को सिक्योरली क्लाउड स्टोरेज पे स्टोर करवाना, जो डेटा आपने फाइनली देख लिया है, समझ लिया है कि सही साठ है, तो उसको स्टोर करवाना। नाउ एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम कलेक्ट्स द डेटा फ्रॉम स्मार्ट मीटर्स एंड यूज इट प्रिडिक्ट एनर्जी कंजप्शन पैटर्न्स, रिड्यूस वेस्टेज एंड ऑप्टिमाइज बिलिंग। अब ये एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम तो आप अच्छे से जानते हो, है ना। नाउ सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी इन बायोएथिक्स। बायोएथिक्स में ऑटोनॉमी जो है, बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी, ये क्या होता है? हाउ डज इट अप्लाई इन डिसीजन मेकिंग इन हेल्थ केयर? भाई बायोएथिक्स की बात करें तो ये हेल्थ केयर से रिलेटेड है, एंड पर्टिकुलरली इन सिनेरियो इन्वॉल्विंग एआई सिस्टम। हेल्थ केयर में एआई सिस्टम्स का आजकल यूज किया जा रहा है, ऑटोमेटिक अपॉइंटमेंट के लिए, रिसर्च के लिए, डायग्नोस्टिक जो मशीन्स आती हैं वहां पे एआई का यूज किया जा रहा है, जो ऑटोमेटिकली डिसीज को डायग्नोस कर देती है विद इन अ मिनट, एक सिंगल क्लिक पे, है ना। तो यहाँ पे जो बेसिकली बायोएथिक्स में इसको कैसे यूज किया जा रहा है, ये प्रिंसिपल ऑफ ऑटोनॉमी क्या कहता है? तो ऑटोनॉमी इन बायोएथिक्स मींस द इंडिविजुअल्स हैव द राइट टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट देयर ओन हेल्थ केयर। आपकी खुद की हेल्थ केयर के लिए आपके पास में एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन होना चाहिए, है ना, और इसका आपको प्रॉपर राइट है, ये ऑटोनॉमी इन बायोएथिक्स प्रिंसिपल कहता है। ठीक है जी। इन एआई सिस्टम दिस प्रिंसिपल इंश्योर्स, एआई सिस्टम में ये प्रिंसिपल कहता है पेशेंट्स आर अवेयर ऑफ एंड कंसेंट टू एआई इन्वॉल्वमेंट। पेशेंट को ये पता होना चाहिए कि आप जिस मशीन, जिस टूल का यूज कर रहे हो, जो आपकी ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जा रहा है, जो आपकी हेल्थ केयर के लिए यूज किया जा रहा है, उसमें एआई का कितना इन्वॉल्वमेंट है, क्या वो सही आंसर जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। दे हैव द चॉइस टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट। यहाँ पे उसके पास चॉइस होती है पेशेंट के कि वो इस एआई जनरेटेड मशीन को रिजेक्ट करना चाहे तो रिजेक्ट कर सकता है, एक्सेप्ट करना है उसके डिसीजन को तो एक्सेप्ट भी कर सकता है। नाउ एआई टूल शुड सपोर्ट नॉट रिप्लेस ह्यूमन डिसीजन मेकिंग। यहाँ पर जितने भी हेल्थ केयर में एआई टूल्स आप देख रहे हो वो एक्चुअली डॉक्टर्स को, पेशेंट्स को सपोर्ट करने के लिए बनाए गए हैं, ना कि डॉक्टर्स को हटाकर खुद डिसीजन लेने के लिए बनाए गए हैं। ऐसा नहीं है, ये सुनने में आता है, ये सुन रहे हो और काफी जगह पर ये देख भी रहे हो कि एआई जो है वो ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहा है, बट वहां नहीं कर रहा है जहां ह्यूमन टेक्नोलॉजी के साथ चल रहा है। यदि आपको एआई टूल्स को यूज करना आता है तो आपको दुनिया की कोई ताकत रिप्लेस नहीं कर सकती है ना, लेकिन नहीं आता है तो आराम से रिप्लेस हो सकते हो, है ना। आपको सीखना पड़ेगा भाई, टेक्नोलॉजी बेस्ड दुनिया है आजकल, पूरी इंटरनेट की दुनिया है, पूरी एआई की दुनिया चल रही है और धीरे धीरे बन भी जाएगी। ठीक है जी, तो वहां आपको एआई टूल्स को यूज करना तो आना चाहिए। नाउ इन एआई असिस्टेड डायग्नोसिस पेशेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड दैट एआई इज अ पार्ट ऑफ द डायग्नोसिस एंड शुड हैव द फाइनल से इन ट्रीटमेंट डिसीजंस। Clear? Now, what are the ethical challenges posed by the AI systems in handling data privacy and transparency? देखो ये चीज भी है, जितने भी AI मॉडल है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, आपकी डेटा प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए। तो इस केस में आप क्या कहते हो, क्या एथिकल चैलेंजेस है जो AI मॉडल जो है बेसिकली फेस कर रहा है, या हम बोल सकते हैं प्रोवाइड 2 एग्जांपल्स टू इल्यूस्ट्रेट योर आंसर। अब यहाँ पे बहुत सोच समझ के आंसर आपको लिखना है। इट इज नॉट नेसेसरी कि जो मैंने यहाँ लिखा है वही लिखो बेटा, बहुत आराम से आप अपनी ओन लैंग्वेज में जो आपको लगता है ना वो आंसर आप लिखकर आ सकते हो। ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखा है, डेटा प्राइवेसी मींस व्हाट, कि रिस्क ऑफ पर्सनल डेटा बीइंग मिसयूज्ड और लीक्ड। आजकल आपने वो देखा था, अभी गिबली इमेज बहुत ज्यादा चला था, बहुत ट्रेंड में था, लेकिन कई लोग ऐसा भी कह रहे थे कि भाई यहाँ पे जो आपकी इमेजेस आप इंसर्ट कर रहे हो और गिबली में कन्वर्ट कर रहे हो, वो इमेजेस कहीं ना कहीं सर्वर पर स्टोर हो रही है, कहीं ना कहीं इंटरनेट पे स्टोर हो रही है, बाद में उसका मिसयूज किया जा सकता है ना, तो उसका यूज ना करें। पर क्योंकि एक एंटरटेनिंग हो चुका था लोगों के लिए, तो हम लोगों ने सबने उसको खूब यूज करा, खूब ट्रेंड था, अभी बीच में उसका भयंकर ट्रेंड चला था। तो डेटा प्राइवेसी का ध्यान रखना चाहिए, कोई भी एआई मॉडल जब आप बनाते हो वो आपकी डेटा की प्राइवेसी का ध्यान रखे, क्योंकि रिस्क तो होती है। इंटरनेट एक ऐसी दुनिया है जहां डेटा प्राइवेसी, डेटा थ्रेट ये बना रहता है। ओके, नाउ लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, एआई डिसीजंस आर ऑफन नॉट एक्सप्लेनेबल, जिसको हम ब्लैक बॉक्स प्रॉब्लम कहते हैं। भाई कितना बल्क में डेटा जनरेट होता है, अंडरस्टूड। तो यहाँ पे एआई के डिसीजंस हमेशा सही हो, इट इज नॉट कंपल्सरी। व्हाई? बिकॉज भाई एआई मशीन को भी तो ह्यूमंस ने ही बनाया है मैम, है ना। अब जैसा उसमें डेटा दोगे वो तो वैसा आंसर करेगा।
आप गलत डेटा दोगे तो वो गलत आंसर आपको जनरेट करके देगा। इट डजंट मैटर कि आपने जैसा डेटा दिया हुआ है आपने सही दिया हुआ है तो हमेशा मशीन सही दे, भाई प्रिडिक्शन मशीन का कुछ भी हो सकता है। तो हमेशा हमें ये केयरफुल रहना है कि आप जो मशीन डिजाइन कर रहे हो उसमें आप करेक्ट डेटा दो और करेक्ट वो प्रिडिक्शन ले सके, है ना। इस तरीके से हम उसको ट्रेन करते हैं। नाउ एग्जांपल्स की बात करें तो फेशियल रिकॉग्निशन एआई मिस आइडेंटिफाइज इंडिविजुअल्स रेजिंग प्राइवेसी एंड कंसेंट कंसर्न्स। ऑब्वियस, यदि गलती से किसी एआई मशीन ने, मतलब अब मैं एआई मशीन्स की बात करूं तो हमारे टेलीफोन मोबाइल फोन्स की बात कर लेते हैं। मोबाइल फोन्स में फेस रिकॉग्निशन वाला लॉक आप लगाते हो, गलती से यदि किसी और का फेस मशीन ने रिकॉग्नाइज कर लिया तो आपका फोन तो खुल जाएगा भाई वहां पर, बात समझ में। और जो आपका प्राइवेट डेटा था, जो भी आपकी प्राइवेसी थी, वो तो यहाँ पर ब्रेक हो सकती है। तो इट हैपेंस, समटाइम इट हैपेंस। ओके, अ लोन अप्रूवल एआई सिस्टम रिजेक्ट्स एन एप्लीकेंट विदाउट एक्सप्लेनिंग द रीजन कॉजिंग अनफेयरनेस। तो यहाँ पे भी एक अनफेयरनेस देखने को मिल रही है। अंडरस्टूड दिस थिंग। तो ये कुछ एथिकल कंसर्न्स हैं जो बेसिकली हमें एआई में देखने को मिलते हैं। अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर आपको सामने दिया हुआ है, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस एंड बायोएथिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन एआई ड्रिवन हेल्थ केयर। ये सभी आपके लॉन्ग आंसर्स प्लस कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन से बेटा, ध्यान से समझना। हाउ कैन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एआई सिस्टम इंश्योर्स फेयरनेस एंड इक्वालिटी स्पेशली इन अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज, सपोर्ट योर आंसर विथ एग्जाम्पल। बहुत सही क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ध्यान से समझो। आपको यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस के बारे में बताना है इन बायोएथिक्स। अभी देखो भाई, कुछ रूरल एरियाज भी होते हैं और कुछ अर्बन एरियाज है। अर्बन एरियाज ज्यादा ऑब्वियस, रूरल कम है। यहाँ पे जो हेल्थ केयर इश्यूज होते हैं वो भी अलग अलग होते हैं। अब एक एआई मॉडल अर्बन पर्सन्स और रूरल पर्सन्स में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा और बिल्कुल सही आंसर रिटर्न करेगा, इसकी क्या गारंटी है? इसकी कोई गारंटी है? तो यहाँ पे वही बात बता रहे कि एआई मॉडल ऐसा बनाओ जो जस्टिस के साथ में काम करे, जो आजकल मतलब हर एआई मॉडल ऐसा नहीं कर सकता है क्योंकि अगेन वो ह्यूमंस ने बनाया है ना। तो यहाँ पे हेल्थ केयर के इश्यूज भी अलग अलग होते हैं। तो वही लाइन यहाँ पे मैंने लिखी है कि जस्टिस एंड बायोएथिक्स मींस फेयर ट्रीटमेंट एंड इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर फॉर ऑल। कि यदि कोई एआई मॉडल आप बनाते हो तो यहाँ पे वो फेयर ट्रीटमेंट करे, चाहे कैसा भी पर्सन उसके सामने खड़ा हो, किसी भी एरिया का हो, किसी भी जगह से आया हो। यदि कोई एआई मॉडल किसी डायग्नोस कर रहा है किसी डिसीज को, तो वो ऐसा ना करे कि कोई भी डिस्क्रिमिनेशन हो, इक्वल जस्टिस हो सभी के लिए, मतलब फेयर डिसीजन हो। इन एआई हेल्थ केयर, एआई सिस्टम मस्ट बी ट्रेन्ड एंड डाइवर्स डेटा सेट टू अवॉइड बेस, मस्ट बी एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल फॉर ऑल कम्युनिटीज एंड मस्ट नॉट डिस्क्रिमिनेट बेस्ड ऑन रेस, जेंडर और इनकम। रेस, जेंडर और इनकम पे कोई सी भी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, ऐसा एक एआई मॉडल हमें डिजाइन करना है। ओके जी, ना इसका एग्जांपल देखें तो एन एआई डायग्नोस्टिक टूल ट्रेंड ओनली इन अर्बन पॉपुलेशन डेटा मे नॉट वर्क इफेक्टिवली इन रूरल एरियाज। ऑब्वियस सी बात है। देखो, अब आप एआई मॉडल की बात कर रहे हो तो भाई एआई मॉडल जो है अर्बन एरियाज में ज्यादा डेवलप होते हैं, अर्बन एरियाज में ज्यादा बनाए जाते हैं क्योंकि लोग टेक्निकली वहीं स्ट्रांग है। रूरल एरियाज के लोग तो आते हैं अर्बन एरियाज में खुद को अपने आप को स्ट्रांग बनाने के लिए। मेरी बात समझ में आ रही है? अब तो यहाँ पर जो डेटा मिलता है मशीन्स को भी, वो भी तो अर्बन एरियाज के लोगों का मिलता है। तो मे बी कि यहाँ पे मशीन डिस्क्रिमिनेशन या इनजस्टिस कर सकती है। तो यहाँ पे हमें जो डेटा प्रोवाइड करना है वो इक्वल डेटा प्रोवाइड करना, ताकि किसी भी तरीके की कोई हेल्थ इनइक्वालिटी नहीं हो सके। सो इंश्योरिंग डाइवर्स डेटा प्रोवाइड करो मशीन को, जो कि फेयर डायग्नोसिस कर सके हर किसी का। ओके जी, नाउ व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी इन एआई सिस्टम? अब एआई सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए और एक्सप्लेनेबिलिटी भी होनी चाहिए। मतलब कुल मिला के हमें एक ऐसा एआई मॉडल बनाए जो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह काम कर सके, ह्यूमंस की तरह हर चीज को ट्रांसपेरेंटली सॉल्व कर सके, डिसीजन ले सके, जस्टिस कर सके, है ना। कोई भी अनफेयर जैसी या अनइक्वालिटी जैसी चीजें ना हो। तो कुल मिला के जो क्वेश्चन है आपके एआई एथिक्स और एआई बेस से रिलेटेड है बेटा जी। ओके, सो ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सप्लेनेबिलिटी बिल्ड कब होगी? जब मशीन को हम बोलेंगे कि भाई इसको ट्रस्ट करना आएगा। सो यूजर्स अंडरस्टैंड हाउ एआई डिसीजंस आर मेड। तो यहाँ पे यूजर्स को ये पता होना चाहिए कि मशीन पे कैसे ट्रस्ट किया जा सकता है, मशीन कैसे डिसीजन ले सकती है, मशीन सही डिसीजन कैसे ले, ये हमें सिखाना होगा मशीन को, हमें उस तरीके का डेटा उसको देना होगा। नाउ अकाउंटेबिलिटी की बात करें तो बेटा अकाउंटेबिलिटी क्या कहता है यहाँ पे? हेल्थ स्टेक हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिसीजन, है ना। यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि भाई कौन है जो डिसीजन ले सकता है मशीन से भी तो गलती हो सकती है, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल फिर कौन होगा? जैसे सेल्फ ड्राइविंग कार, ये जरूरी नहीं कि सेल्फ ड्राइविंग कार से कोई एक्सीडेंट ही ना हो, इट इज कंपल्सरी क्या? नहीं ना, भाई मशीन है, मशीनरी टूल है, इट मे बी समटाइम्स रॉन्ग डिसीजन ले लिया मशीन ने तो एक्सीडेंट भी हो सकता है, उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा? ठीक है जी। फेयरनेस, हेल्प डिटेक्ट एंड रिड्यूस बेस, हेल्प को डिटेक्ट करना और साथ ही जो भी ये बेसिस जो है डिस्क्रिमिनेशन जो हम देख रहे हैं उसको कम करना। नाउ एक्सप्लेन हाउ एथिकल फ्रेमवर्क्स इन एआई हेल्प इन प्रोटेक्टिंग प्राइवेसी एंड डेटा सिक्योरिटी।
अब यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि ये जो एथिकल फ्रेमवर्क है वो कैसे एआई में हेल्प कर रहा है जिससे डेटा सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी बनाई जा सके, उसको इंश्योर किया जा सके। अभी एआई मॉडल ऐसे ही डेवलप किए जा रहे हैं, है ना जी। सो प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ पोटेंशियल रिस्क विदाउट एथिकल कंसीडरेशंस। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो एग्जांपल, एथिकल फ्रेमवर्क इंश्योर करता है क्या, कंसेंट इज टेकन बिफोर डेटा कलेक्शन। वही देखो, वही लाइन आ गई घूम फिर के कि डेटा कलेक्शन के पहले ही आपको सारी चीजें सही तरीके से सोच समझ के एआई मॉडल बनाना है कि भाई जो डेटा दोगे मशीन वैसा काम करेगी, है ना। तो कंसेंट इज टेकन बिफोर डेटा कलेक्शन, डेटा इज सिक्योरली स्टोर्ड इन एंड नॉट मिसयूज। जो भी डेटा है आपका सिक्योरली ऐसी जगह पर स्टोर किया जाए जिसका मिसयूज नहीं किया जाए, जिसको पासवर्ड प्रोटेक्ट करके प्राइवेसी के साथ में आप स्टोर करो। एल्गोरिदम्स रेस्पेक्ट यूजर कॉन्फिडेंशियलिटी, जो भी एल्गोरिदम्स है वो हमेशा यूजर की कॉन्फिडेंशियलिटी को रेस्पेक्ट करे। जो आप कोड कर रहे हो, जो आप स्टेप्स फॉलो कर रहे हो मशीन को बनाने के लिए, वो कॉन्फिडेंशियलिटी फीचर का यूज करें। नाउ रिस्क विदाउट एथिक्स, अब ये रिस्क क्या हो सकती है, हेल्थ डेटा सोल्ड विदाउट परमिशन। Now AI tools stealing or leaking personal information and surveillance without user knowledge. So these are the risk जो आप देखते हो आजकल without ethics. And app collecting fitness data without informing users or misuse or sells sensitive health records. अभी ये चीज आजकल बहुत देखने को मिल रही है ना। इसीलिए कहते हैं किसी भी अननोन लिंक पे क्लिक मत करो, कोई भी अननोन जो एप्लीकेशन आपको दिख रही है, कोई वेबसाइट पे पहुंच गए वहां अपना डेटा फिल मत करो। कहते हैं कि नहीं कहते हैं, क्योंकि भाई कितने ऐसे पर्सन्स बैठे हुए हैं जो ऐसे एआई मॉडल बना के बैठे हुए हैं जो मिसयूज भी कर रहे हैं। यदि 100 मॉडल सही बने एआई के तो उसमें 1-2 मॉडल मिसयूज करने के लिए भी बने होते हैं, है ना। यही तो काम हैकर्स और इन लोगों का होता है, तो ये हमें बेसिकली ध्यान रखना होता है। नाउ डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन एआई डेवलपमेंट। हाउ कैन एथिकल फ्रेमवर्क्स इंश्योर रिस्पॉन्सिबल डिसीजन मेकिंग बाय एआई डेवलपर्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। अब आप सोच रहे हो कि मैम सारे क्वेश्चन एक जैसे ही हैं। बेटा सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं लेकिन इनके पूछने के तरीके अलग हैं। दैट्स वाई मैंने यहाँ इतने सारे क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा ना तो आप अटेम्प्ट करके आओगे। अल्टीमेटली सभी में एआई एथिक्स और एआई बेस की बात की जा रही है लॉन्ग आंसर्स में, और ये लॉन्ग आंसर इनमें से 100% आएगा एग्जाम में। तो अभी इतना तो क्लियर हो गया कि लिख करके आओगे। तो यहाँ पे बताना है आपको अकाउंटेबिलिटी की इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंस की क्या होता है इंपॉर्टेंस। सो अकाउंटेबिलिटी मीन्स डेवलपर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिजाइन डिसीजन एंड इंपैक्ट ऑफ एआई सिस्टम। मतलब वही बात कर रही हूँ कि यदि सेल्फ ड्राइविंग कार से कोई गलती हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन होगा, वही कंपनी होगी, वही ऑर्गेनाइजेशन होगी, वही एक्सपर्ट्स डेवलपर्स होंगे जिन्होंने वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर डिजाइन किया है। ओके, नाउ एथिकल फ्रेमवर्क हेल्प बाय, ये कैसे हेल्प करता है, डिफाइनिंग क्लियर रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज, रिक्वायरिंग ऑडिट ट्रायल्स ऑफ एआई डिसीजंस, ठीक है, एंड एनकरेजिंग फेयरनेस, सेफ्टी एंड ट्रांसपेरेंसी। तो अब इस तरीके की अकाउंटेबिलिटी को बनाने के लिए आपकी मशीन टाइम टू टाइम चेक होना चाहिए। दूसरी चीज, यहाँ पर जितने रोल्स और रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपने मशीन को दिए हैं प्रॉपर्ली उसमें डिफाइन होने चाहिए। टाइम टू टाइम एआई मशीन को ऑडिट करते मतलब इंस्पेक्ट करते रहना चाहिए, टेस्ट करते रहना चाहिए। ओके, और मशीन को ये इनकरेज मतलब हमें इनकरेज करना है ताकि मशीन में ऐसा डेटा दिया जा सके ताकि कोई भी यूजर, भाई रूरल एरिया का हो, अर्बन एरिया का हो, कैसा भी एरिया का यूजर हो, वो सभी को फेयरली डिसाइड कर पाए, फेयरली जो है जज कर पाए। ठीक है, नाउ इफ अ सेल्फ ड्राइविंग कार कॉजेज एन एक्सीडेंट, एथिकल फ्रेमवर्क इंश्योर दैट डेवलपर्स आर हेल्ड अकाउंटेबल। जो मैंने अभी लाइन लिखी वही लिखा हुआ है जो बोला मैंने। एंड सिस्टम्स आर इम्प्रूव द प्रिवेंट फ्यूचर हार्म। अभी वहां पे जो एआई मॉडल है, जो आपने सेल्फ ड्राइविंग कार बनाई है, फ्यूचर हार्म ना हो सके उसके लिए आप उसको प्रिवेंट करोगे, उसमें फिर फर्दर कोडिंग मेंटेनेंस का काम करोगे। ठीक है जी, तो अब आ चुके हैं हम इसके बाद केस बेस्ड क्वेश्चंस पर। देखो मैंने कहा था सेशन लेंथी होगा, सेशन लेंथी है क्योंकि यहाँ पे मैं हर तरीके के क्वेश्चन यूनिट 1 से जो बन सकते हैं आपके एग्जाम में वो सब करवा रही हूँ। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दो जो बेसिकली चाहते हैं इस यूनिट को फोड़ कर आना। ठीक है, चलो तो इस यूनिट से जैसा भी क्वेश्चन आएगा आप अटेम्प्ट करके आओगे। अब केस बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आएंगे, ये क्वेश्चंस आपको भर भर कर देखने को मिलेंगे अपने एग्जाम में। फिर से रिपीट कर रही हूं क्योंकि इस बार का जो पैटर्न है सीबीएसई ने बदला है, लास्ट ईयर से ही बदल दिया था कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो ज्यादा आपसे पूछे जाएंगे, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन के बेसिस पर। नाउ अ न्यू एआई पावर्ड डायग्नोस्टिक टूल हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड इन अ रूरल हॉस्पिटल टू हेल्प डॉक्टर्स डिटेक्ट डिसीजेस बेस्ड ऑन मेडिकल इमेजेस। मेडिकल इमेजेस की बेसिस पर बेसिकली डॉक्टर्स जो है क्या कर रहे हैं, रूरल हॉस्पिटल में जो है डिसीज को डायग्नोस कर रहे हैं इमेजेस के बेसिस पर। व्हाइल द टूल हैज सिग्निफिकेंटली इंप्रूव्ड डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी, देयर हैव बीन इंस्टांसेस वेयर इट फेल्ड
टू आइडेंटिफाई रेयर कंडीशंस ड्यू टू लिमिटेशंस ऑफ द ट्रेनिंग डेटा। ऑब्वियस, यदि प्रॉपर ट्रेन डेटा नहीं होगा तो ये जरूरी है कि मशीन हमेशा सही आंसर जनरेट करे। ऐसा भी हो सकता है कि मशीन आपकी फेल हो सकती है और इनएक्यूरेट डेटा भी रिटर्न कर सकती है। सो मोर ओवर पेशेंट आर कंसर्न्ड अबाउट हाउ देयर मेडिकल डेटा इज बीइंग यूज्ड एंड वेदर देयर कंसेंट इज बीइंग रेस्पेक्टेड। सो द हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसीडरिंग एक्सपेंडिंग इट्स यूज बट वांट्स टू इंश्योर दैट एथिकल प्रिंसिपल्स आर फॉलोड। तो यहाँ पर हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो क्या कह रहा है, वो बेसिकली ये इंश्योर करना चाहता है कि जितने भी एथिकल प्रिंसिपल्स हैं उनको फॉलो किया जाए। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन इस कंडीशन के बेसिस पे पूछा है आपसे, व्हाट बायोएथिकल प्रिंसिपल्स शुड द हॉस्पिटल प्रायोरिटाइज बिफोर एक्सपैंडिंग द यूज ऑफ एआई डायग्नोस्टिक टूल। जितने एआई डायग्नोस्टिक टूल है, लोग उस पर विश्वास कर सके, पेशेंट्स उस पर ट्रस्ट कर सके, उसके लिए बेसिकली यहाँ पर कौन से बायोएथिक्स प्रिंसिपल्स हैं जो हमें पेशेंट्स को या जो हमें लोगों को जागरूक करने के लिए बताने होंगे। सबसे पहला ऑटोनॉमी, कि जितने एआई टूल है वो ऑटोनॉमी पर काम करते हैं और ये बेसिकली यूजर से पहले कंसर्न किया जाएगा, देन उसके बाद ही इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, यदि यूजर का कंफर्मेशन होगा तभी हम इन एआई टूल्स का यूज करके उसको कर सकते हैं काम। नाउ पेशेंट्स मस्ट गिव इन्फॉर्म्ड कंसेंट बिफोर देयर डेटा। तो आप जब भी हॉस्पिटल जाते हो तो आपसे पहले कंसेंट लेटर साइन करवा लिया जाता है। प्राइवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, आपका जो भी हेल्थ केयर रिकॉर्ड है इसको प्राइवेट रखा जाएगा, वो कॉन्फिडेंशियल होगा, सिक्योरली हैंडल किया जाएगा। नॉन मेलफिशियंस मींस व्हाट, द एआई शुड नॉट कॉज हार्म बाय मिस डायग्नोसिस। ऐसा कोई भी एआई डिवाइस नहीं होगा जो आपको मिस डायग्नोस करेगा। ठीक है, नाउ जस्टिस, जैसा भी यूजर आएगा, जो भी कोई पेशेंट होगा उसको इक्वली एक्सेस करेगा, है ना, रिगार्डलेस द बैकग्राउंड, रेस, जेंडर, कास्ट। ओके, इसको छोड़कर वो हर एक यूजर्स को इक्वली एक्सेस करेगा। ठीक है, इक्वली जस्टिस करेगा। तो वी कैन से दिस आर दी प्रिंसिपल्स। ओके, नाउ हाउ कैन द हॉस्पिटल एड्रेस कंसर्न्स रिलेटेड द डेटाबेस एंड पेशेंट ऑटोनॉमी। तो यहां पर क्या लिख कर आओगे, यूज डाइवर्स एंड रिप्रेजेंटेटिव डेटा सेट टू रिड्यूस बेस। ठीक है, नाउ रेगुलरली इवैल्यूएट एंड ऑडिट द एआई टूल टू चेक इट्स एक्यूरेसी, इंश्योर पेशेंट्स एंड इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर हाउ देयर डेटा इज यूज्ड एंड ऑब्टेन कंसेंट एंड अलाउ पेशेंट टू ऑप्ट आउट इफ दे आर अनकंफर्टेबल। यदि वो अनकंफर्टेबल है तो आप पेशेंट को अलाउ भी कर सकते हो कि इस मशीन से चेकअप ना करवा के आप जैसे चाहते हो वैसे करवा सकते हो, लेकिन कंसेंट पहले पेशेंट से लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी भी एआई मॉडल ऐसे हैं जिनमें आप ही सोचो, यदि आप ही कोई एक ऐसा एआई मॉडल बनाते हो, सपोज आप ऐसा ऑटोमेटिक कैलकुलेटर मशीन बनाते हो कि जिसको जो भी नंबर दोगे वो तुरंत कैलकुलेट करके देगा, तो आपको कितने सारा डेटा उसमें पहले ट्रेन करना होगा मशीन को। हो सकता है कि कोई ऐसा डेटा आप ट्रेन नहीं कर पाए और कोई ऐसा नंबर दे दिया मशीन को जो कैलकुलेट नहीं कर पाई, तो इट हैपेंस ना। तो यहाँ पे मेंटेनेंस और टेस्टिंग फेज चलता रहता है। ओके, चलिए, अ रूल बेस्ड एआई सिस्टम हैज बीन डेवलप्ड टू ग्रेड स्टूडेंट। अभी दूसरा केस बेस्ड क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। एक रूल बेस्ड एआई सिस्टम हमने यहाँ बनाया है जो स्टूडेंट की ग्रेड्स को एग्जाम टाइम पे जो ग्रेड कैलकुलेट होती है ना आपकी A++ जो फाइनल एग्जाम्स में भी आपको मिलती है, उसको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करता है। सो द सिस्टम अप्लाइज प्री डिफाइंड रूल्स टू एक्सेस द आंसर्स एंड असाइन ग्रेड्स बेस्ड ऑन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। अब यहाँ पर हमने सिस्टम को कुछ स्पेसिफिक ग्रेड्स पहले से असाइन कर दिए, रूल बेस्ड जो फिक्स है। हमने सिस्टम को ये बता दिया एआई मॉडल को कि भाई यदि 90 से 100 आता है तो A+ ग्रेड होना चाहिए। तो ये आप लेबल दे दे रहे हो, ये लेबल लगा के दे दे रहे हो। यदि 80 से 90 आता है तो A ग्रेड होगा। ठीक है, और यदि वही 70 से 80 में आते हैं मार्क्स तो आपका B+ ग्रेड होगा। तो ऐसे आपने पहले ही मशीन को डेटा इनपुट कर दिया है विद लेबल्स। तो इनपुट भी दे दिया, आउटपुट भी दे दिया। अब कोई भी अदर यूजर अपनी मार्क्स को एंटर करेगा तो मशीन उन लेबल्स के बेसिस पे आपको आंसर जनरेट करके देगा। सो व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस यूजिंग दिस रूल बेस्ड ग्रेडिंग सिस्टम। इसे क्या एडवांटेजेस होंगे? तो सबसे पहला तो ये कि ये प्री डिफाइंड रूल्स पे काम करता है। दिस रूल्स आर प्री डिफाइंड, जो हमने पहले से डिफाइन कर दिए मशीन में। दूसरा, यहाँ पर कोई भी ऐसा प्रेडिक्शन बेसिस पे आंसर जनरेट होगा ही नहीं क्योंकि प्री डिफाइंड रूल्स है। स्पीड यहाँ पे फास्ट होती है। कैन ग्रेड लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ क्विकली, मतलब जितना भी लार्ज डेटा आप दे दोगे वो क्विकली आंसर करके देगा, टाइम नहीं लगाएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पे मशीन को सोचने करने की जरूरत नहीं है, बस मशीन को क्या करना है, लेबल मैच करना है। लेबल मैच करेगा तो आंसर जनरेट कर देगा। मतलब मशीन को यहाँ खुद से कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यूजर ने इनपुट भी दिया, यूजर ने आउटपुट भी दिया, बस मैच मेकिंग करना है और आंसर देना है। दिस इज सिंपल प्रोसेस। ऑब्जेक्टिविटी रिड्यूस ह्यूमन सब्जेक्टिविटी इन बेस। ओके, तो ये होगा एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज क्या है? लेक्स फ्लेक्सिबिलिटी। अब इसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम होती है क्योंकि पहले से जो फिक्स है बस वही वैल्यू पे काम करेगा। अगर आपने कोई नई वैल्यू दे दी जो कि इसमें फिक्स नहीं थी, जो आपने रूल्स डिफाइन नहीं किए थे, तो मशीन में फिर प्रॉब्लम्स हो सकती है। तब वहां मशीन फिर डिसीजन लेने में
फेल हो सकती है. सो कैन नॉट अंडरस्टैंड क्रिएटिव और ऑल्टरनेटिव आंसर्स. ओके, कंटेक्स्ट लिमिटेशंस में मिस इंटरप्रेट आंसर्स नॉट एग्जैक्टली मैचिंग रूल्स. भाई यदि मैच नहीं कर रहा है रूल्स तो वहां पे आपका मशीन जो है वो मिस इंटरप्रेट आंसर्स जनरेट कर सकती है, रॉन्ग आंसर जनरेट कर सकती है. में डिस्करेज क्रिटिकल थिंकिंग इफ रूल बेस्ड आंसर्स आर एक्सेप्टेबल. यदि रूल बेस्ड आंसर को ही आप एक्सेप्ट करते हो तो यहाँ पे कभी कभी डिस्करेज भी होता है ना. समझ सकते हो, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग नहीं कर पा रही है मशीन. ओके, सो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए मशीन खुद से डिसीजन ले, इसके लिए हम लर्निंग बेस्ड अप्रोच का यूज करते हैं इन प्लेस ऑफ रूल बेस्ड अप्रोच. तो जो रूल बेस्ड अप्रोच के डिसएडवांटेज है वो लर्निंग बेस्ड अप्रोच के एडवांटेजेस बन जाएंगे. ऐसे याद रखोगे तो कभी नहीं भूलोगे. ठीक है. थर्ड क्वेश्चन, जॉन इज यूजिंग एन इमेज रिकॉग्निशन ऐप दैट क्लेम्स टू आइडेंटिफाई वेरियस ऑब्जेक्ट्स एंड एनिमल्स इन फोटोज यूजिंग एआई टेक्नोलॉजी. देखो क्या सही एग्जांपल यहां दिया हुआ है. जॉन है जो एक इमेज रिकॉग्निशन ऐप का यूज कर रहा है that claims to identify various objects and animals in photos using AI technologies. However, he noticed that sometimes the app misidentifies objects or fails to recognize certain animals. अब वो ये क्लेम करता है कि ये जो मशीन है, AI टूल जो ऐप बनाई हुई है, वो sometimes इमेज को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है और आपको गलत आउटपुट देता है. He wants to understand why this happens. अब ये मशीन गलत आंसर क्यों जनरेट कर रही है, ऐसा क्यों होता है. एंड ही कैन डू इम्प्रूव द ऐप सिक्योर एक्यूरेसी. और वो चाहता है कि इस ऐप की एक्यूरेसी को इम्प्रूव किया जाए ताकि यूजर कभी भी कोई भी इनपुट दे, कैसी भी एनिमल की इमेज दे, तो वो सही एक्यूरेट आंसर रिटर्न करे. सो व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड द इमेज रिकॉग्निशन ऐप मिस आइडेंटिफिकेशंस एंड हाउ कैन जॉन इम्प्रूव दिस एक्यूरेसी. अब इसके लिए जॉन कैसे इसको इम्प्रूव करेगा और ये मिस आइडेंटिफिकेशंस का क्या रीजन है ये आपको बताना है. तो सबसे पहले तो रीजन फॉर मिस आइडेंटिफिकेशन का पहला रीजन होगा इनसफिशिएंट और बेस्ड ट्रेनिंग डेटा. जो डेटा उसमें मशीन में दिया गया है वो इनसफिशिएंट है. पहले से यदि उसको ज्यादा एनिमल्स की इमेज दी जाती, मशीन में पहले ज्यादा डेटा प्रोवाइड किया जाता, ट्रेंड डेटा दिया जाता, तो मशीन सही आंसर लेती. पुअर इमेज क्वालिटी. अब यदि इमेज आपने इंसर्ट तो कर दी, ब्लर इमेज दे दी, या कुछ इमेज आपकी कट्टी पिटी सी इमेज है जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं, तो मशीन कैसे फिर उसको रिकॉग्नाइज कर पाएगा, है ना. ओवर फिटिंग और अंडर फिटिंग. मॉडल में नॉट जनरलाइज वेल न्यू इमेजेस. ठीक है, ये भी एक रीजन हो सकता है. अब इसको इंप्रूव कैसे करोगे, तो लार्जर और मोर डाइवर्स डेटा सेट देकर. सेकेंड, डेटा ऑग्यूमेंटेशन टेक्निक्स का यूज करके. यदि ब्लर इमेजेस हो तो ऑग्यूमेंट टेक्निक्स के थ्रू रोटेट करके, क्रॉप करके, उसका स्केल अप करके, इमेज को स्केल अप करके दो मशीन को. रेगुलरली रिट्रेन द मॉडल विद करेक्टेड प्रेडिक्शंस एंड फीडबैक. रेगुलरली मशीन मॉडल को चेक करते रहो अलग अलग डेटा को देकर. जब चेक करोगे तो मशीन की एक्यूरेसी पता चलेगी. नाउ इनकॉर्पोरेट ह्यूमन इन द लूप वैलिडेशन टू इंप्रूव लर्निंग. ठीक है, तो दीज आर दी प्रोसेस जो हम उस एप्लीकेशन में अप्लाई कर सकते हैं उसकी एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज हियर, कंसीडर एन एआई बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम यूज्ड बाय एन ऑनलाइन म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म. अभी देखो हर जगह एआई का यूज हो रहा है ना. अब यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया हुआ है वो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म का लिया हुआ है जहां पे एआई रिकमेंडेशन आते हैं. मतलब आप कोई सा भी सॉन्ग सुनते हो, सपोज आप हॉलीवुड सॉन्ग सुन रहे हो, तो बेटा एक बार यदि आपने सुन लिया ना तो उसी के रिकमेंडेशंस आपको आने लगेंगे. मेरी बात समझ में आ रही है. सो द सिस्टम एनालाइजेज यूजर प्रेफरेंसेस. अब ये जो रिकमेंडेशन सिस्टम होता है वो क्या करता है, यूजर के प्रेफरेंस को एनालाइज करता है, उसकी लिसनिंग हिस्ट्रीज देखता है और उसके बिहेवियर के बेसिस पर आपको वही चीजें सजेस्ट करने लग जाता है, वही सॉन्ग्स रिकमेंड करने लगता है. सो हाउ डज द एआई बेस्ड रिकमेंडेशन सिस्टम एनहांस टू म्यूजिक लिसनिंग एक्सपीरियंस फॉर यूजर्स. चूज योर आंसर फ्रॉम द चॉइस बिलो एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर. ये एक एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है जो आपसे पूछा भी जा सकता है एंड दिस इज कॉम्पिटेंसी और केस बेस्ड क्वेश्चन ऑल्सो. इंट्रोड्यूस यूजर टू न्यू आर्टिस्ट एंड सॉन्ग्स. क्रिएट्स कस्टमाइज्ड प्लेलिस्ट बेस्ड ऑन यूजर प्रेफरेंसेस. इंप्रूव ऑडियो क्वालिटी सॉन्ग्स और अलाउ यूजर्स टू डाउनलोड सॉन्ग्स फॉर ऑफलाइन लिसनिंग. सो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या होना चाहिए, क्रिएट कस्टमाइज्ड प्लेलिस्ट बेस्ड ऑन यूजर प्रेफरेंसेस. भाई यूजर जैसा प्रेफर करता है उसके बेसिस पे कस्टमाइज्ड प्लेलिस्ट जो है वो क्रिएट होना चाहिए. आ गई बात समझ में अच्छे से. तो ये आपको समझ में आ रहा है ना कि किस बेसिस पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. दीज आर द एग्जांपल्स. अब ये एग्जांपल आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है बेटा. बहुत बड़ी दुनिया है और एआई सब जगह यूज हो रहा है, हर एक फील्ड में यूज हो रहा है. एग्रीकल्चर फील्ड में, हेल्थ केयर में, मेडिकल में, एंटरटेनमेंट में, वेदर फोरकास्ट में, बिजनेस में, एजुकेशन में, हर जगह यूज हो रहा है. तो लॉट एंड लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर देयर.
ठीक है। नाउ फिफ्थ, इन AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट इज बीइंग डेवलप्ड टू हेल्प स्टूडेंट्स विद देयर होमवर्क। लो भाई, वही जिसका आप यूज करते हो, एक AI पावर्ड बेसिकली वर्चुअल असिस्टेंट यहाँ आ चुका है जिसका नाम ChatGPT है मैम, जिसका नाम मेटा AI है मैम। अभी जो हॉलीडे होमवर्क्स हैं या आपको जो असाइनमेंट प्रोजेक्ट्स मिलते हैं यही तो हेल्प करते हैं, है ना जी। तो वही दिया हुआ है, एक वर्चुअल असिस्टेंट है दैट कैन आंसर योर क्वेश्चंस, प्रोवाइड एक्सप्लेनेशंस एंड ऑफर स्टडी टिप्स आल्सो। इट यूजेस मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट context of questions and provide relevant information। अभी गूगल से भी ऊपर ChatGPT को रखा जाता है, खतरनाक ट्रेंड चल रहा है ChatGPT। वैसे आजकल ChatGPT के ऑप्शंस में बहुत सारी चीजें आ चुकी है, जैसे मैंने बताया था आपको JAMA 3n आ चुका है, परप्लेक्सिटी आ चुका है ना, इसका भी आप यूज कर सकते हो, बहुत सारे टूल्स हैं। नाउ व्हाट आर द पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग AI पावर्ड वर्चुअल असिस्टेंट। इन वर्चुअल असिस्टेंट का कैसे यूज कर रहे हो आप अपने होमवर्क को कंप्लीट करवाने में, AI टूल्स की हेल्प लेने में। सो क्विक एंड एक्यूरेट आंसर आपको रिजल्ट करते हैं, रिटर्न करते हैं, पर्सनलाइज्ड स्टडी टिप्स एंड गाइडेंस में हेल्प करते हैं, रियल टाइम फीडबैक एंड होमवर्क परफॉर्मेंस में हेल्प कर रहे हैं, ऑटोमेटिक कंप्लीशन ऑफ होमवर्क असाइनमेंट। सो अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज द करेक्ट आंसर, ये आपको बताना है। तो बेटा जी यहाँ करेक्ट आंसर होगा आपका दोनों ही, देखो क्विक एंड एक्यूरेट आंसर रिटर्न करते हैं, साथ ही आपकी पर्सनलाइज्ड स्टडी टिप्स और गाइडेंस में भी हेल्प कर रहे होते हैं, ठीक है। तो 2 पोटेंशियल बेनिफिट्स यहाँ बताने थे, तो 2 आपको जो सही लगता है आप वो बता के आ सकते हो, ठीक है। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। अभी देखो यार, रियल टाइम फीडबैक एंड होमवर्क परफॉर्मेंस, तो ये तो आप खुद ही डिफाइन कर पाओगे भाई, आपकी परफॉर्मेंस आपसे पता चलेगी, है ना जी। आ गई बात समझ में अच्छे से, आंसर लिखकर आ सकते हो ना। नाउ 6th क्वेश्चन, डोंट वरी, बस थोड़े से क्वेश्चंस और, बाकी मुश्किल से 2-3 और। अभी इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे जो 4 नंबर में आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से। तो इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं 2 जो मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगी ताकि जब आप बोर्ड एग्जाम में पेपर देने बैठो ना बेटा, तो आपको ऐसा लगना ही नहीं चाहिए कि आपने कुछ सॉल्व नहीं करा या आपने कुछ पढ़ा नहीं या कुछ नया आपके सामने आया है। आपको सब ऐसा लगना चाहिए कि वह बरखा में हमने सब पढ़ाया, ये सारे क्वेश्चंस हमारे पढ़े हुए हैं और आप फटाफट पेपर को सॉल्व करके आओगे, ठीक है जी। तो अ टीम ऑफ रिसर्चर्स इज डेवलपिंग अ रिकमेंडेशन सिस्टम। एग्जांपल समझना ध्यान से, एक टीम है जो कि रिकमेंडेशन सिस्टम को डेवलप कर रही है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए। अभी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तो समझ रहे हो ना, ऑनलाइन शॉपिंग कितनी सारी वेबसाइट्स है, मिंत्रा, मीशो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, सबको पता है, फेमस है। तो एक ऐसी जो रिकमेंडेशन सिस्टम, एक टीम है जो क्या कर रही है, रिकमेंडेशन सिस्टम डेवलप कर रही है इसी तरीके की ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए। दे हैव इंप्लीमेंटेड एन एल्गोरिथम्स दैट एनालाइजेस यूजर प्रेफरेंसेस एंड रिकमेंड्स प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली। मतलब कि सपोज आप कोई शर्ट परचेज करते हो, तो भाई दूसरे दिन जब आप मिंत्रा या मीशो खोलोगे तो आपको बहुत सारे शर्ट्स के रिकमेंडेशन आने लगेंगे। या आपको नया फोन परचेज करना है तो अमेजोन पे आपने फोन देखा, तो अब अगले दिन ओपन करोगे अमेजोन तो फोन के रिकमेंडेशन आपको आने लगेंगे। इसके लिए यहाँ पर एक AI मॉडल डिजाइन कर रहे हैं। सो विच स्टेज ऑफ AI प्रोजेक्ट साइकिल इन्वॉल्व्स ट्रेनिंग दिस रिकमेंडेशन। कौन सा AI मॉडल है, कौन सी स्टेज है AI प्रोजेक्ट साइकिल की जिसमें आप ये रिकमेंडेशन एल्गोरिथम पे काम करोगे। तो बेटा ये होगी आपकी कौन सी AI प्रोजेक्ट साइकिल, जिसमें हम मॉडलिंग करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, एल्गोरिथम के थ्रू, डेटा के थ्रू मशीन को ट्रेन कर रहे होते हैं। तो मॉडलिंग इज द फेज, मॉडलिंग इज द स्टेप जिसमें हम मशीन को रिकमेंडेशन सिस्टम्स के अकॉर्डिंग ट्रेन करेंगे। सो द स्टेज ऑफ AI project cycle that involves training recommendation algorithm use historical data is the modeling stage। मॉडलिंग स्टेज में क्या डेटा आपने कलेक्ट किया, उसको कैसे एनालाइज किया, अब मशीन को कैसे ट्रेन करोगे ताकि मशीन डिसीजन ले सके, वो मॉडलिंग स्टेज में ही पॉसिबल है। सो इन द मॉडलिंग स्टेज मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स आर ट्रेन्ड ऑन प्री प्रोसेस्ड डेटा टू लर्न पैटर्न्स एंड मेक प्रेडिक्शंस ऑन रिकमेंडेशंस। ओके, चलिए 7th क्वेश्चन, अ कंपनी वांट्स टू डेवलप अ चैटबॉट। अभी कितने बच्चे जो यहाँ पर एक चैटबॉट डिजाइन करना चाहते हैं, उनका सपना है कि भाई आगे आपको चलकर ऐसी कोडिंग प्रोग्रामिंग आनी चाहिए कि हम एक रोबोट बना सके, हम एक चैटबॉट बना सके, है ना, वो अभी भी पॉसिबल है। तो अब यहाँ पर एक कंपनी है जो एक चैटबॉट डिजाइन करना चाह रही है जो कस्टमर की इंक्वायरीज को हैंडल करे। होता है ना जनरली, आप कहीं भी कोई भी यूट्यूब से बात कर रहे हो या किसी भी पर्टिकुलर कोई एप्लीकेशन, कोई कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन में किसी कस्टमर केयर से बात कर रहे हो, तो आजकल वहाँ चैटबॉट्स काम करते हैं जो यूजर्स की क्वेरीज का आंसर कर देते हैं, है ना। सो हमें एक कंपनी में बेसिकली ऐसा चैटबॉट डिजाइन करना है। दे हैव कलेक्टेड अ लार्ज डेटा सेट फॉर अ कंपनी कस्टमर्स क्वेरीज एंड जनरेट रेस्पॉन्स विच स्टेज ऑफ AI। तो यहाँ पर अब AI की कौन सी स्टेज है वो आपको बताना है ना। प्रोजेक्ट साइकिल में AI की कौन सी स्टेज है जो बेसिकली यहाँ पर इस चैटबॉट को ट्रेन करने में हेल्प करेगी,
ठीक है, चलिए तो यहां बात करते हैं हम क्लीनिंग एंड प्री प्रोसेसिंग द डेटा सेट बिलोंग टू द डेटा एक्सप्लोरेशन मींस डेटा प्रिपरेशन स्टेज ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल। तो जैसे मैंने कहा कि बेटा एआई प्रोजेक्ट साइकिल अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी पहले कुछ उसके शॉर्ट आंसर्स देखे थे, ये सारे उसके एप्लीकेशन बेस्ड आंसर्स हैं, समझ गए? ठीक है जी। तो डेटा एक्सप्लोरेशन इज द वास्ट, हम बोल सकते हैं कि स्टेज है जहां पे डेटा जो कलेक्ट किया जाता है उस डेटा को एक्यूरेटली चेक करते हैं। तो रॉ डेटा को आप यहां पर क्या करते हो, इंस्पेक्ट करते हो, क्लीन करते हो। यदि कुछ मिसिंग वैल्यूज है तो उसको हटा के डेटा को क्लीन किया जाता है, डुप्लीकेट्स वैल्यू को हटाया जाता है, डेटा वैल्यूज को फिक्स किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है, फॉर्मेट किया जाता है, ताकि नेक्स्ट स्टेप में मशीन में वो डेटा सही तरीके से जा सके और मशीन आपकी सही डिसीजन ले सके। ठीक है, आ गई बात समझ में? तो डेटा एक्सप्लोरेशन इज द स्टेज। चलो तो बेटा जी यहां पर ना आपकी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर्स प्लस शॉर्ट आंसर्स खत्म होते हैं। अब इस चैप्टर के कुछ इमेज बेस्ड क्वेश्चंस जो एज इट इज एग्जाम में आते हैं। ज्यादा इमेज बेस्ड क्वेश्चन नहीं करवाने वाली, सिर्फ दो क्वेश्चन के बाद में इस सेशन को यहां खत्म करूंगी। अब आई जस्ट होप कि आप जो है सही आंसर यहां दोगे इस इमेज बेस्ड क्वेश्चन का। द फॉलोइंग इमेज शोज द स्टेजेस ऑफ एआई प्रोजेक्ट साइकिल। यहां पे एआई प्रोजेक्ट साइकिल के आपको सारी स्टेप्स दिख रही हैं। ठीक है, सबसे पहली स्टेप है प्रॉब्लम स्कोपिंग, जिसमें हम एक्चुअली जो सॉफ्टवेयर बनाने वाले, जो एआई मॉडल बनाने वाले, उसमें क्या प्रॉब्लम आपने फेस की और इसका क्या ऑब्जेक्टिव होगा, ये क्या काम करेगा मॉडल। दूसरे फेज में डेटा एक्विजिशन एंड डेटा एक्सप्लोरेशन, यहां डेटा को कलेक्ट करते हैं और साथ ही डेटा को एनालाइज करते हैं। आंसर मैंने बता दिया है क्या लिखना है। ठीक है, थर्ड डेवलप मॉडल। डेवलप मॉडल में क्या करते हो आप, मशीन को ट्रेन करते हो। जो भी डेटा आपने यहाँ कलेक्ट किया हुआ है, एनालाइज किया हुआ है, उस मशीन से अलग अलग एल्गोरिदम्स के बेसिस पर हम डेटा मॉडलिंग यहाँ पर करते हैं। देन जब एक बार मॉडल आपका क्रिएट हो चुका है तो फिर इसको इवैल्यूएट करते हैं। तो इवैल्यूएशन में कुछ मैट्राइसेस का यूज करते हैं। मॉडल फिर डेवलप होने के बाद, चेक होने के बाद इसको डिप्लॉय किया जाता है। आप इस मॉडल को मार्केट में उतारते हो, अलग अलग यूजर्स इसका यूज करते हैं और लास्ट में आपको इसका परफॉर्मेंस बताते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं। ये जो आपको यहाँ पे ब्लैंक दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको इसकी डिटेल फिल करनी है। कुल मिला के ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। तो डेटा एक्विजिशन एक्सप्लोरेशन में डेटा को कलेक्ट करते हैं, समझते हैं, और डेवलप मॉडल में क्या आ जाता है, आप मशीन को उसी डेटा का यूज करके ट्रेन कर रहे होते हो। तो इस तरीके से आपको लिखना है, कलेक्ट एंड अंडरस्टैंड डेटा, ट्रेन द मॉडल यूजिंग डेटा। बाकी तो सब लिखा हुआ था पहले से, इन दोनों में ब्लैंक था, ये आपको फिल करना था। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, आज के सेशन का आखिरी क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझ लेना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इज देयर एनी एथिकल कंसर्न ऑब्जर्व्ड इन द गिवन इमेज? बहुत ध्यान से इस इमेज को देखो। ये जो रोबोट है ये एक रिक्रूटर है जो क्या कर रहा है, जितने कैंडिडेट्स आए हुए हैं जॉब के लिए, है ना, जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए, उनमें से सिलेक्शन कर रहा है, लोगों का सिलेक्शन करेगा जॉब्स के लिए, अपनी कंपनीज के लिए। तो कंपनी ने यहाँ पर एक ऑटोमेटेड रोबोट बिठाया हुआ है एज ए इंटरव्यूअर, जो कि इंटरव्यू लेगा लोगों का। ठीक है, जितने कैंडिडेट्स आएंगे उनका इंटरव्यू लेगा और रिक्रूट करेगा। तो रिक्रूटर बिठाया हुआ है एक रोबोट। अब ये सारे सिलेक्शंस, इतने कैंडिडेट्स में से इस मशीन ने 1, 2, 3 और 4 पर्सन्स को सिलेक्ट किया। ठीक है, अब आपको यहां पे बताना है कि क्या ये एथिकल कंसर्न होगा इस मशीन का। ठीक है, तो इसका क्या आंसर लिख कर आओगे? यस, देयर इज एन एथिकल कंसर्न इन द इमेज। इस इमेज में एथिकल कंसर्न होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ जो इमेजेस आप देख रहे हो, जो एआई सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स होंगे एंड द सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स अपीयर्स टू बिलोंग टू द स्पेसिफिक रेस एंड जेंडर, दिस सजेस्ट बेस एंड डिस्क्रिमिनेशन इन द सिलेक्शन प्रोसेस। ठीक है भाई, एथिकल कंसिडरेशंस तो हो सकते हैं। देखो समटाइम्स ये एआई मॉडल में तो ये चीज क्लियर है कि आपने जैसा डेटा एआई मॉडल को दिया वो वैसा काम करेगा। ठीक है, पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अब एआई मॉडल में अधिकतर वही डेटा होता है, तो जब भी कोई ऐसा डिसीजन मशीन को लेना होता है जिसमें किसी ह्यूमंस को आइडेंटिफाई करना होता है, तो वहां पे ह्यूमंस का रेस, जेंडर और उनका जो भी उनका बेसिकली हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि जो भी उनका रेस होगा, जेंडर होगा, जो उनका पहले से पोर्टफोलियो में बना होगा, जो डेटा उनमें दिया होगा, उसी के बेसिस पे मशीन डिसीजन लेगा। तो देयर में भी अ चांस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है कि नहीं? हो सकता है ना। अभी ह्यूमंस को तो पता होता है क्योंकि ह्यूमंस ने एआई मॉडल बनाया हुआ है, एआई मॉडल ने ह्यूमंस को नहीं बनाया है। तो ह्यूमंस में इमोशंस होते हैं, ह्यूमंस में बहुत सारे डिसीजन लेने की ताकत होती है ना। वो इंसान का फेस देखकर समझ जाता है कि भाई ये पर्सन कैपेबल है या नहीं है। बाद में इंटरव्यू शुरू होता है। अंडरस्टूड दिस थिंग? सो दिस रेजेस 2 एथिकल कंसर्न्स। तो यहाँ पे 2 एथिकल कंसर्न्स रेज हो सकते हैं। पहला क्या कि बेस इन एआई सिस्टम, है ना, एआई मे हैव बीन ट्रेन्ड ऑन बेस्ड डेटा कॉजिंग अनफेयर सिलेक्शन। एआई में शायद वैसा डेटा ट्रेन नहीं किया गया हो, उस बेसिस पे वो अनफेयर सिलेक्शन भी कर सकता है। या फिर
फेयर सिलेक्शन भी कर सकता है, दोनों पॉसिबिलिटीज बनती है। तो रेस, जेंडर और कास्ट और अपीयरेंस, इसके बेसिस पर वो अनफेयर डिसीजन भी ले सकता है। लेक ऑफ फेयरनेस एंड इक्विटी, ऑब्वियस एक फेयरनेस और इक्विटी का भी जो जस्टिस वाला फीचर था वही। सो एआई मस्ट इंश्योर फेयर ट्रीटमेंट एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल कैंडिडेट्स नाउ रिगार्डलेस ऑफ द बैकग्राउंड। तो रेस, जेंडर, बैकग्राउंड, अपीयरेंस, कास्ट, ये कुछ रीजंस होते हैं जिसको देखकर एआई मॉडल क्या कर सकता है, अनफेयर डिसीजन भी ले सकता है। तो दीज आर दी 2 एथिक्स जो हम आजकल देख रहे हैं एआई मॉडल में, बट इसको इंप्रूव किया जा सकता है ना, इस पर काम चल रहा है। सो इसी के साथ में हम क्या करेंगे, इस सेशन को खत्म करेंगे। एट लास्ट व्हाट्स द कंक्लूजन, एआई सिस्टम शुड बी इवैल्यूएटेड फॉर बेस्ड एंड ट्रेन्ड ऑन डाइवर्स एंड बैलेंस्ड डेटा सेट। वही लाइन जो शुरुआत में कही थी और आखिरी में भी कह रही हूं, जैसा डेटा सेट आप दोगे एआई मॉडल को, मशीन वैसा डिसीजन लेगा। यदि आप बैलेंस्ड और प्रॉपर डेटा सेट मशीन को दोगे जो हमें देना चाहिए, जो मशीन में हमें इंसर्ट करना चाहिए, यदि ऐसा डेटा सेट्स दोगे मशीन में, तो ये इंश्योर करती है मशीन के हमेशा जो डिसीजन होगा वो फेयर और एथिकल ही होगा। ठीक है जी, तो इसीलिए कह सकते हैं हम यहाँ पे कि एआई मॉडल जितने ज्यादा यूजफुल है, अगर 100 एआई मॉडल की बात की जाए तो अगेन आई एम टेलिंग कि 99 एआई मॉडल यदि सही काम करेंगे तो एक एआई मॉडल होगा जो कि रॉन्ग काम कर सकता है। देयर मे बी अ चांस। ओके जी, तो इसी के साथ में ये धमाकेदार सेशन यहाँ खत्म करती हूँ एंड होपफुली आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स जो इस यूनिट के आपके एग्जाम में 100% आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे कॉम्पिटेंसी बेस्ड हो, चाहे लॉन्ग आंसर हो, चाहे शॉर्ट आंसर्स हो, चाहे इमेज बेस्ड हो, सब समझ में आ गए कि भाई अब एग्जाम में यूनिट 1 से कैसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाने वाला है। सो रेडी हो? अभी तक भी यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, व्हाट इज योर वेटिंग फॉर? आगे बहुत सारे अमेजिंग यूनिट्स हैं जिनके वीडियोस ऑन द वे हैं और आपका इंतजार कर रहे हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो, चाहे उन्होंने क्लास 10th में आईटी लिया हो, एआई लिया हो या सीए लिया हो, सभी सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर सब अवेलेबल हैं। ठीक है जी, तो मिलेंगे अगले सेशन में। टिल देन स्टे हियर, स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।